आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 47, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिहारी जब पश्चिम में घूम रहा था तब वो अनुभव करने लगा था कि किसी एक काम में बिना लगे उसे शांति नहीं मिल सकती। यही सोचकर उसने कलकत्ते के गरीब क्लर्कों की चिकित्सा और शुश्रूषा का भार अपने ऊपर लिया है। ग्रीष्म ऋतु में छोटे गड्ढे की मछली जैसे कीचड़शुदा कम पानी में फड़फड़ाकर दम तोड़ती है, कलकत्ते के गली निवासी अल्प उपार्जन क्षम परिवार भारग्रस्त क्लर्कों का वंचित जीवन भी ठीक वैसा ही है। उनकी दयनीय दशा पर बिहारी का हृदय बहुत दिनों से व्यथित रहता था। उनके लिए बिहारी ने अब वन की छाया और गंगा तट की खुली हवा दान करने का संकल्प किया है। कलकत्ते के उस पार बाली उत्तरपाड़ा में गंगा के किनारे उसने एक बगीचा लेकर चीनी बढ़इयों से उसमें छोटे छोटे सुंदर झोपड़े बनवाना शुरू कर दिया। किंतु उसका मन शांत नहीं हुआ। काम में प्रवृत्त होने के दिन ज्यों ज्यों निकट आने लगे त्यों त्यों उसका चित्त अपने संकल्प से विमुख हो उठा। उसका मन बार बार यही कहने लगा कि इस काम में कोई सुख नहीं, कोई रस नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, ये केवल शुष्क भार मात्र है। काम की कल्पना ने बिहारी को इसके पहले कभी भी इस तरह क्लेश नहीं दिया। एक दिन था जब बिहारी को विशेष किसी चीज की जरूरत नहीं थी। उसके सामने जो भी कुछ आता था उसमें वो अनायास ही अपने को लगा सकता था। अब उसके मन में कैसी तो एक भूख सी पैदा हो गई है। पहले उसे मिटाए बिना उसका और किसी बात में मन ही नहीं लग रहा है। पहले के अभ्यासवश वो काम छेड़ता जरूर है, पर दूसरे ही क्षण सब छोड़ छाड़ कर छुटकारा पाना चाहता है। बिहारी के भीतर जो यौवन निश्चल भाव से सोया हुआ था, जिसके विषय में उसने कभी कुछ सोचा तक नहीं, विनोदनी की जादू की लकड़ी के स्पर्श से आज वो जाग उठा है और तुरंत पैदा हुए गरुण की तरह वो अपनी खुराक के लिए सारी दुनिया छाने डाल रहा है। इस क्षुधित प्राणी के साथ बिहारी का पहले कोई परिचय नहीं था, किंतु अब उसके मारे वो हैरान परेशान है। अब वो कलकत्ते के क्षीण जीर्ण अल्पायु क्लर्कों को लेकर क्या करेगा। आषाढ़ की गंगा सामने से बही चली जा रही है। गंगा के उस पार नीले मेघों की घनघटा घने वृक्षों के ऊपर भार से झुकी आ रही है। संपूर्ण नदी तल फौलाद की तलवार की तरह कहीं उज्ज्वल कृष्ण वर्ण धारण किए हुए है तो कहीं आग की तरह चमक चमक उठता है। नवीन वर्षा के समारोह पर ज्यों ही बिहारी की दृष्टि पड़ती है त्यों ही उसके हृदय का द्वार उद्घाटन करके आकाश के इस नील स्निग्ध प्रकाश में न जाने कौन तो अकेली निकल आती है। न जाने कौन अपने स्नान सिक्त घन तरंगायत कृष्ण केश उन्मुक्त करके सामने आ खड़ी होती है, और वर्षा आकाश से विदीर्ण मेघों में से विच्छुरित समस्त विच्छिन्न सूर्य किरणों को बटोरकर न जाने कौन एक मातृषि के मुंह पर अनिमेष दृष्टि की दीप्ति कातर प्रार्थना सी प्रसारित कर जाती है। पहले जो जीवन उसका सुख संतोष से बीता है, आज उसे वो परम क्षति समझ रहा है। ऐसी कितनी ही मेघाच्छन्न संध्याएं और कितनी ही पूर्णिमा की रातें बिहारी के जीवन में आई हैं, और वे उसके शून्य हृदय के द्वार के पास आकर सुधा पात्र हाथ में लिए हुए चुपचाप लौट गई हैं। उस दुर्लभ शुभ लग्न में कितने संगीत अनारब्ध और कितने उत्सव असंपन्न रह गए हैं, उनका कोई ठीक है। बिहारी के मन में जो पूर्व स्मृतियां थीं, विनोदनी उस दिन की उद्यत चुंबन की रक्तिम आभा से उन्हें आज ऐसी फीकी और ऐसी अकिंचित कर गई। महेंद्र की छाया के रूप में उसके जीवन के अधिकांश दिन कैसे कट गए, उनमें क्या चरितार्थता थी। प्रेम की वेदना में संपूर्ण जल स्थल आकाश के केंद्र कुहर से ऐसी रागनी ऐसी वंशी बजती है, इसका तो अचेतन बिहारी पहले कभी अनुमान भी न कर सका था। जिस विनोदनी ने दोनों बाहुओं से वेष्टित करके क्षण भर में अकस्मात उसे ऐसे
अनुपम सौंदर्य लोक में पहुंचा दिया है, उसे वो अब कैसे भूलेगा। विनोदनी की वो दृष्टि और उसकी वो आकांक्षा आज जो उसके सर्वत्र व्याप्त हो पड़ी है, विनोदनी की उन व्याकुल घनी सांसों ने बिहारी के रक्त स्रोत को आज जो तरंगित कर रखा है, और उसके स्पर्श के कोमल उत्ताप ने बिहारी के पुलकाविष्ट हृदय को आज जो फूल की तरह प्रफुल्लित कर रखा है, उसे अब वो कैसे भूलेगा। किंतु फिर भी उस विनोदनी से बिहारी आज इतना दूर क्यों है? इसका कारण यह है कि विनोदनी ने जिस सौंदर्य रस से बिहारी को अभिषिक्त कर दिया है, संसार में विनोदनी के साथ उस सौंदर्य के योग्य किसी संबंध की वो कल्पना नहीं कर सकता। पंकज को उसके जन्म जलाशय से विच्छिन्न करने में उसके साथ थोड़ा पंक भी निकल आता है। किस तरह उसे वो ऐसी जगह स्थापित कर सकता है जहां सुंदर विभत्स ना हो उठे। इसके सिवा महेंद्र से कहीं अगर छीना झपटी हो गई तो सारा व्यापार ऐसा कुत्सित आकार धारण कर लेगा कि उसकी संभावना को भी बिहारी अपने मन में स्थान नहीं दे सकता। इसीलिए बिहारी एकांत निभृत गंगा तट पर विश्व संगीत के बीच में अपनी मानस प्रतिमा को प्रतिष्ठित करके अपने हृदय को धूप की तरह दग्ध कर रहा है। इसीलिए वो चिट्ठी लिखकर विनोदनी की कोई खबर सुध नहीं ले रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसा संवाद मिले जिससे उसका सुख स्वप्न का जाल छिन्न विच्छिन्न हो जाए। मेघाच्छन्न प्रभात में बिहारी अपने बगीचे के दक्षिण की तरफ फल से भरे जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा अलस भाव से गंगा की नावों का आना जाना देख रहा था। क्रमशः दिन चढ़ने लगा। नौकर ने आकर रसोई के बारे में पूछा तो बिहारी ने कह दिया, अभी रहने दो। मिस्त्रियों के सरदारों ने आकर कुछ विशेष परामर्श के लिए उसे काम देखने के लिए ले जाना चाहा तो उसने कह दिया, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। इतने में बिहारी सहसा चौंक उठा। देखा कि सामने अन्नपूर्णा खड़ी है। वो भड़भड़ाकर उठ बैठा और दोनों हाथों से अन्नपूर्णा के पांव पकड़कर जमीन से मस्तक लगाकर बहुत देर तक उन्हें प्रणाम करता रहा। अन्नपूर्णा परम स्नेह के साथ उसके माथे और पीठ पर अपना दाहिना हाथ फेरती रही और फिर अश्रु विजड़ित स्वर में बोली, बेटा बिहारी, तू इतना दुबला कैसे हो गया? बिहारी ने कहा, फिर से अपनी चाची का स्नेह पाने के लिए चाची। सुनकर अन्नपूर्णा की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। बिहारी ने चंचल होकर कहा, चाची, तुमने अभी खाया पिया नहीं होगा? अन्नपूर्णा ने कहा, नहीं, अभी मेरा समय नहीं हुआ। बिहारी ने कहा, चलो मैं चलकर रसोई की तैयारी कर दूं। आज बहुत दिन बाद मैं तुम्हारे हाथ की रसोई और तुम्हारी थाली का प्रसाद पाऊंगा। महेंद्र और आशा के संबंध में बिहारी ने कोई बात ही नहीं छेड़ी। अन्नपूर्णा ने एक दिन अपने हाथ से बिहारी के लिए उधर का दरवाजा बंद कर दिया था। अभिमान के साथ बिहारी ने उस निष्ठुर निषेध का पालन किया है। भोजन करने के बाद अन्नपूर्णा ने कहा, नाव घाट में लगी हुई है, तुझे एक बार कलकत्ता चलना पड़ेगा। बिहारी ने कहा, कलकत्ते में मेरा क्या प्रयोजन है चाची? अन्नपूर्णा ने कहा, जीजी बहुत बीमार है, तुझे देखना चाहती हैं। सुनकर बिहारी चकित हो उठा। बोला, महेन भैया कहाँ हैं? अन्नपूर्णा ने कहा, वो कलकत्ते में नहीं है, पश्चिम की तरफ घूमने गया है। सुनते ही बिहारी का चेहरा फक पड़ गया। वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। अन्नपूर्णा ने कहा, तुझे क्या सब बातें मालूम नहीं? बिहारी ने कहा, कुछ कुछ तो मालूम है, पर अंत में क्या हुआ सो मुझे नहीं मालूम। तब अन्नपूर्णा ने विनोदनी को लेकर महेंद्र के पश्चिम भाग जाने की बात बता दी। बिहारी की दृष्टि में उसी क्षण जल स्थल आकाश का सारा रंग ही बदल गया। उसके कल्पना भंडार में संचित संपूर्ण रस क्षण मात्र में तिक्त हो उठा। तो क्या मायावनी विनोदनी उस दिन की संध्या बेला में मेरे साथ महज एक खेल खेल गई? उसका वो प्रेम का आत्मसमर्पण महज एक छल था? वो अपना गांव छोड़कर निर्लज्ज भाव से महेंद्र के साथ अकेली पश्चिम भाग गई? धिक्कार है उसे और धिक्कार है मुझे। मैं मूढ़ हूं जो एक क्षण के लिए भी मैंने उसका विश्वास किया। हायरी मेघाच्छन्न आषाढ़ की संध्या, हायरी वर्षांत की पूर्णिमा रात्रि, तुम्हारा इंद्रजाल इतनी जल्दी कहाँ बिला गया? अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 47 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।